रेवती नक्षत्र और चंद्रदेव। रेवती नक्षत्र में अगर चंद्रदेव प्रथम चरण में हो तो जातक विद्वान, समृद्धिशाली, व्यवहार चतुर एवं सुखी परिवार वाला होता है। दूसरे चरण में कुछ अच्छी प्रवृत्ति नहीं होती है, कोई भी चीज़ों को इधर उधर करने में माहिर होता है। तीसरे चरण कुछ बालारिष्ट योग को उत्पन्न करने वाला कहा जा सकता है, लेकिन संघर्षों से अंततः विजयी होता है। चतुर्थ चरण स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा अच्छा नहीं है और उसके लिए कुछ महादेव वगैरह भगवान की आराधना वगैरह करनी चाहिए। रेवती नक्षत्र में चंद्रदेव हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां हो। सूर्य की दृष्टि राजसी ठाट-बाट और प्रसिद्ध होता है ऐसा इंसान। मंगल देव की दृष्टि साहसी होता है और डिफेंस वगैरह की सेवाओं में जा सकता है। बुध देव की दृष्टि शिल्पकार या ज्योतिषी बन सकता है। गुरुदेव की दृष्टि सुंदर व्यक्तित्व और उच्च स्थिति जिस भी क्षेत्र में रहता है उसमें प्राप्त होती है। शुक्र देव की दृष्टि धार्मिक होता है और नेक संतान होती है। शनि देव की दृष्टि धर्मशास्त्र का विद्वान होता है, लेकिन साथ में क्रूर भी होता है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि चंद्रदेव अगर आपके रेवती नक्षत्र में हो तो चरणों के अनुसार कैसे फल मिल सकते हैं और ग्रहों की दृष्टियों के अनुसार कैसे फल मिल सकते हैं। अब जैसा कि पाठ का नियम है, पहले पार्ट में हम वो ही बताते हैं जो पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है, वो भी शब्दों का विशेष ध्यान रखते हैं। और दूसरा चरण जो अभी हमने शुरू किया है, इसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले बात तो रेवती नक्षत्र में चंद्रदेव होने से आपके मीन राशि में गोचर में रहेंगे। तो मीन राशि वालों को जब भी बताया जाता है तो यही बताया जाता है कि आपकी मनोस्थिति बड़ी डावाडोल रहती है। आदमी धार्मिक होता है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति जब मीन राशि में रहती है तो ऐसे इंसान किसी भी निर्णय पे अडिग होना उनके लिए थोड़ा असंभव होता है। ऐसे आदमी अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं और समुद्र से संबंधित कोई भी सर्विस वगैरह में जा सकते हैं। पानी से संबंधित कोई भी सर्विस या कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब चंद्रमा की स्थिति के ऊपर निर्भर है। लेकिन चूंकि लग्न की सबका सेम नहीं होता है, किसी का क्या होता है, किसी का क्या होता है। चंद्रमा के अंश सेम नहीं होते। किसी भी ग्रह की जो दृष्टि दे रहा है वो खुद कितना पावरफुल है, कितने उसके अंश है और गौतम है या नहीं है जो दृष्टि दे रहा है, और जिसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है उसकी स्थिति क्या है, तात्कालिक मैत्री में है या तात्कालिक शत्रुता में है। ऐसी बहुत सी बातें जो ज्योतिष में हम लोगों को उसको ध्यान में रख के ही प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो फिर पुस्तकों की बातें की ऐसी क्यों लिखी है, जैसा हमने अभी बताया कि फर्स्ट पार्ट पुस्तकों में लिखा हुआ बताते हैं। ये बातें इसलिए लिखी है कि आपको वहाँ की स्थिति थोड़ी समझ में आए। जैसे आप कभी गए नहीं, आपको किसी अन्य शहर में जाना पड़े और जो जाके आया है उसने एक थोड़ा सा क्षेत्र देखा होगा, थोड़ी सी जगह देखी होगी, लेकिन फिर भी वो आपके उसके बारे में वो आपको आपसे बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा बता सकता है। लेकिन एक्चुअल कहानी तो आप जाके उसको पूरा लोकेट करेंगे, पूरा उसको डिस्कवर करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो शहर कैसा है, वहाँ पे रहने वाले कैसे हैं, वो जगह कैसी है, वहाँ पे क्या सुविधा है, क्या दुविधा है, क्या आपके जीवन का संघर्ष वहाँ हो सकता है, क्या आपको सुख सुविधा वहाँ मिल सकती है। ये तो खुद के ऊपर निर्भर है कि आदमी उस चीज़ को समझे कैसे। रेवती नक्षत्र और चंद्रदेव का मिलन थोड़ा वैसा ही है कि आदमी में बालपन थोड़ा ज़्यादा रहता है। किसी भी ग्रह की दृष्टि के अनुसार, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है और उसके ऊपर पिता की दृष्टि पड़ती है तो बच्चा चाहे रो भी रहा है, एक बार वो थोड़ा चुप हो जाता है। माता की दृष्टि पड़ती है तो उसको पता है कि माता रोते ही मेरे को गोद में उठाएगी, तो वो थोड़ा ज़्यादा रोता है। तो वैसा ही कुछ नक्षत्रों की दृष्टियों का प्रभाव होता है। अब हम लोग अगर अपने ऊपर ले उस चीज़ को कि जो भी ग्रह है वो आपके परिवार में आपको मिल जाएंगे, चाहे चंद्र हो, माता है, सूर्य हो, पिता है, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग है या आपके जो टीचर है, अध्यापक है, गुरु है। तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग जब समझते हैं, जब देखते हैं, ज्योतिष को समझने के लिए आपको ग्रहों में स्पेस की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने समाज में, अपने घर में, अपने देश में, अपने आसपास में, अपने फ्रेंड सर्कल में सब ग्रहों को देख सकते हैं। और जब ज्योतिष में धीरे धीरे जब आदमी प्रवेश करता है तो वो उसकी स्टेज फिर वही आती है कि सब जगह में वो उन ग्रहों को देखना चालू कर देता है। आपके आसपास के वातावरण आपके लिए सुखमय है तो शुक्र को देखिए,
आपके लिए दुखमय है तो आप शनि को देखिए। तो बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में कि एक ग्रह से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। ये आपके साथ भी अन्याय होगा, ज्योतिष के साथ तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक विस्तृत क्षेत्र है और उसके ऊपर एक आदमी की प्रिडिक्शन है या एक आदमी की समझ डिपेंड नहीं करती। ज्योतिष वो साइंस है जिसको लेकर पूरी दुनिया या बड़े बड़े साइंटिस्ट उसकी गणनाओं के ऊपर, उसके फलों के ऊपर, उसकी रंग के ऊपर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। और हम लोगों के ही धर्मशास्त्र ऐसे हैं, सनातन धर्म के, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट या बड़े बड़े भविष्यवक्ता या आप समझ लीजिए दार्शनिक जिनके ऊपर रिसर्च करते हैं। बाकी किसी पंथ में ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको जब ज्योतिष अगर सीखना है तो सबसे पहले प्रथम आपको पुस्तक लेनी पड़ेगी, अच्छे चैनलों के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, पुस्तकों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अध्यात्म में, अपनी योग दृष्टि में या अपने इष्ट में कितनी ज़्यादा समर्पित है और कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिषी को हमेशा कुछ समय अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए एकांत में रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एकांत में नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप योग दृष्टि या दुर्योग दृष्टियों को समझेंगे नहीं कि वो ग्रह है तो क्रूर, लेकिन क्या वो शुभ दृष्टि दे रहा है, वो ग्रह है तो दुख के कारक, लेकिन क्या वो अशुभ दृष्टि दे रहा है ना शुभ दृष्टि दे रहा है, उसके लिए समझने के लिए फिर आपको अपनी यात्रा आप किस तरह से करते हैं उसको देखना पड़ेगा। ज्योतिष की पुस्तकें ये पुस्तकों की यात्रा है और इस यात्रा को केवल समझाने के लिए है कि किसी संत महात्मा की अपनी एक यात्रा थी और उसके द्वारा उसने भगवान को प्राप्त किया। लेकिन हर आदमी की यात्रा अलग अलग होती है, लेकिन वो संत महात्मा की जो यात्रा है अगर वो लिपिबद्ध है तो उससे हमको कुछ प्रेरणा मिलती है कि हम उस यात्रा को उनके बताए हुए मार्ग के द्वारा क्या सीख सकते हैं। ज्योतिष की पुस्तकें वही हेल्प करती है आपकी कि किसी ग्रह को समझना है तो उसके कारकत्व क्या है, किसी भी ग्रह की दृष्टि को समझना है तो उस दृष्टि का कारकत्व क्या है, किस स्थान पे बैठ के दृष्टि दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सब ग्रह आमने सामने ही दृष्टि देते हैं, और दृष्टियों का भी अपना एक अलग महत्व है। वर्तमान समय की ज्योतिष में आपको केवल 7 दृष्टि और 3 ग्रह की अलग अलग दृष्टियां बताई गई है, लेकिन पुरानी जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं उनके अंदर आपको 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि ये सब बताई गई है। तो क्या उनका महत्व नहीं है? वर्तमान में सब है, लेकिन महत्व हम लोगों के दिमाग का शायद थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग गया। महत्व सब चीज़ का है, हम लोगों का दिमाग उतना ज़्यादा अभी उसको समझने के लिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम लोग तुरंत कोई चीज़ को पकड़ते हैं और जो समझ में आती है उसको पकड़ते हैं, बाकी को समझ लेते हैं ये कोई काम की नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुराना जो ज्ञान है हम लोगों का, हाँ, वर्तमान समय के अनुसार उसको इनबिल्ट करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। कि मंगल आपको झगड़े का कारक है, लेकिन मंगल आपको संघर्ष का भी कारक है। जितना ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा आप ऊपर उठेंगे, उतनी ज़्यादा उस लाइन में आपकी प्रगति होगी, उतना ही ज़्यादा आप उस लाइन में जाएंगे। लेकिन मंगल आपको रास्ता नहीं दिखाता है, मंगल आपको संघर्ष दे सकता है। रास्ता आप खुद डिसाइड करते हैं अपने दिमाग के अनुसार। अगर आपने गुरु को बहुत अच्छी तरह से जागृत कर रखा है अपने संस्कार और कर्मों के द्वारा तो अच्छे रास्ते दिखाएंगे। अगर आपने राहु को जागृत कर रखा है और राहु से वशीभूत है, भ्रामक जानकारियों से अपने दिमाग को पूरी तरह इनबिल्ट कर रखा है, तो आपका गलत रास्ता भी हो सकता है। मंगल वहां भी हेल्प करेंगे आपको। मंगल ये नहीं बोलेगा आपको कि आपको कौन से रास्ते में जाना है। मंगल का काम है केवल आपको ऊर्जा प्रदान करना। तो ग्रहों का यही महत्व है। ग्रह की ऊर्जा को समझने के बाद में कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी ऊर्जा कारक है उसको समझना बहुत जरूरी है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।